हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड के पार्ट थर्ड की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर कवर हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम बात करेंगे हमारी प्लानिंग, जो इंडियन प्लानिंग थी, उसकी सक्सेस एंड फेलियर्स के बारे में, कि क्या उसकी सक्सेस रही, अचीवमेंट्स रही और क्या क्या उसके फेलियर्स हुए थे। तो बात सबसे पहले हम सक्सेस की कर रहे हैं, तो उसमें सब जो है, इसमें जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ डाटाज याद करने पड़ेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा डाटाज इकट्ठा करने या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जो स्टार्टिंग आपका 5 ईयर प्लान था उसके डाटा एंड लास्ट 5 ईयर प्लान के डाटा, यानी कि 12th जो आपका 5 ईयर प्लान था हमारा, उसमें उसके डाटाज, आप ये 2 डाटाज अगर लर्न कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। आपको ज़्यादा उससे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो जो है आज़ादी से पहले के जो थोड़े बहुत डाटाज हैं आप वो देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा जो है इसमें सिर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत सारे डाटा याद करने पड़ेंगे, हमसे हो नहीं रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग और लास्ट सिर्फ 2 ही डाटा याद करने ज़रूरी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात आती है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम में जो इंक्रीज़ हुआ था। इस बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम का मतलब होता है जब एक देश की जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जब उस देश में जो उसके रेजिडेंट्स होते हैं, मतलब उस देश में जो रहने वाले लोग होते हैं, जो उसकी शर्तों के मुताबिक रेजिडेंशियल कहलाते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, उनकी जो इनकम होती है वो उसकी नेशनल इनकम कहलाती है। तो ये नेशनल इनकम के बारे में था। इसकी डीप इन्फॉर्मेशन, नेशनल इनकम क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, ये चैप्टर आपके नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आएगा। तो वहाँ पर एक अलग से इसमें सेपरेट चैप्टर है, तो आप वहाँ पर और अच्छे से डीप समझ जाओगे। अब बात आती है नेशनल इनकम के इंक्रीज़ होने की, कि हमारी सक्सेस क्या थी। फर्स्ट सक्सेस थी कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो अच्छी इंक्रीज़ हुई। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रायर प्लानिंग थी, यानी कि जो हमारी फर्स्ट प्लानिंग थी, उसमें जो नेशनल इनकम के बारे में जब हमने बात की थी तो वो थी 0.5% थी। और जब हमारी बात कर रहे हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग की, जब आज़ादी हुई थी उसी समय के आसपास की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर उस समय पर एनम 5% थी, और उस समय क्या था, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टूडेंट्स, मैं पहले वाली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि स्टेगनेंट इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत ही स्थिरता आ जाती है, जहाँ पर काम बहुत कम हो पाता है, मतलब जो इकोनॉमी अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाती है, तो बहुत कम काम कर पाती है, स्टेगनेंट इकोनॉमी में शामिल होती है। अब क्या था हमारी उसमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बने थे हमारे, तो उसमें क्या था, आपका जो फर्स्ट टारगेट था वो कितना था, 2.1% था। फर्स्ट टारगेट हमारा 2.1% था, और हमने अचीव कितना किया था, 4.6% अचीव हुआ था। ये हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की सक्सेस थी। अब उसके बाद जो 12th 5 ईयर प्लान आया, उसका टारगेट था 8%, और उसमें अचीव कितना हुआ, 6.7%। अब स्टूडेंट्स, आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें क्या था, 2.1% था, और अचीव कितना हुआ, जितना हमने सोचा था उससे डबल अचीव हुआ था। तो ये हमारी सक्सेस थी। एंड देन 12th जब हम बात कर रहे हैं इसकी 5 ईयर प्लान की, तो उसमें 8% जो टारगेट रखा गया था उससे थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी अचीव अच्छा हुआ है। ये जो थी हमारी फर्स्ट अचीवमेंट थी। फिर सेकंड आती है इसमें इंक्रीज़ इन पर कैपिटल इनकम, कि पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज़ होना। अब पर कैपिटल इनकम की बात चल रही है तो पहले ही पता होना जरूरी है कि वो होती क्या है। पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है कि जब नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो वो क्या निकल आएगी, पर कैपिटल इनकम, यानी कि पर पर्सन इनकम, कि एक व्यक्ति की एक देश में कितनी इनकम है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग हुई थी उस समय 2.7% पर कैपिटल इनकम जो थी, और 12th जब हमारी ये हुई है प्लानिंग हुई है तो उसमें 5.3% पर कैपिटल इनकम जो है अचीव कर ली गई है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या था, सेविंग क्या है, जैसे स्टूडेंट्स क्या था, उस समय आज़ादी हुई थी
और उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, पैसा बचाते तो थे लेकिन बचा कर क्या करते, उसे तिजोरी में रख लेते, उसे ज़मीन में गाड़ कर रख देते थे, उसके गहने बनवा कर उन गहनों को संभाल के रखते थे। यानी जो बचत होती थी ना, जो पैसा होता था वो इंडस्ट्री में काम नहीं आता था, मतलब वो सर्कुलेशन में नहीं आता था, वो पैसा सारा कहाँ अपने ही पास स्टोर करके रख लिया करते थे। तो उस चीज़ को इंक्रीमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट में बढ़ाने के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे। तो वो जो स्टेप्स हैं उनकी बात आज हम कर रहे हैं। सेविंग, सबसे पहले सेविंग की बात हो रही है। सेविंग में क्या था, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें 9.5% का वो था। अब यहाँ पर सेविंग किसकी है, नेशनल इनकम की सेविंग की बात हो रही है। 9.5% ऑफ नेशनल इनकम की, जितनी नेशनल इनकम थी उसका 9.5% सेविंग उस समय हुई थी। एंड लास्ट जो आपका ये था 5 ईयर प्लान था उसमें 31.3%, या आप 31.5 भी बोलते हो तो भी कोई गलत नहीं होगा। 31.3% इसमें जो है लास्ट थी। इसके बाद आती है बात इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, जितनी सेविंग हुई है उसको इन्वेस्ट अगर ना किया जाए तो वो सेविंग बेकार हो जाती है, कोई काम नहीं आती, तो उसको सर्कुलेशन में लाना भी ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर ज़रूरी था काम करना। तो इन्वेस्टमेंट क्या थी यहाँ पर, फर्स्ट में 9.3% थी जीडीपी का, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और जो लास्ट थी आपकी वो 33.3% थी जीडीपी का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, कि यहाँ हमें पता था कि हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए, बहुत सारी प्लानिंग बनाई गई। तो वो इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, इंस्टीट्यूशन बनाए गए, टेक्निकल चेंजेस किए गए। तो उसमें 2 चीज़ें निकल कर आई, लैंड रिफॉर्म्स और एक और सेकंड थी आपकी। तो पहले हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की। क्या था लैंड रिफॉर्म की, अगर बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट था वो था एबोलिशन ऑफ मीडिएटर्स। जो भी आपके इंटरमीडिएटर थे उनको ख़त्म कर दिया गया। कैसे, आपने पढ़ा भी होगा, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें बताया था कि उस समय क्या थे, ज़मींदार काम थे, जो ज़मीन के मालिक थे, ओनर थे, वो अलग होते थे और उस पर काम करने वाले टीलर्स जो बोलते हैं जिन्हें, वो अलग होते थे। यानी ओनर और टीलर्स के बीच में बहुत गैप होता था और वहाँ पर उनको टीलर्स को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था उनका। तो क्या किया, वहाँ पर इंटरमीडिएट्स को हटा दिया, यानी कि टीलर्स और जो ओनर है उनके बीच की चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, सेकंड पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेंट्स, कि जो आपके रेंट थे उसको मॉडरेट कर दिया। मॉडरेट कैसे किया गया उसे, कि जैसे पहले क्या था कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपनी मर्ज़ी से रेंट लेती थी, फिर उसके बाद ज़मींदार पर छोड़ देती थी, ज़मींदार से लेती पैसा, उसके बाद ज़मींदार पर छोड़ देती कि वो जितना मर्जी पैसा वसूल करे टीलर से। अब क्या हुआ, उसको मॉडरेट करके रेंट को एक फ़िक्स रेट बना दिया कि भाई इतना रेंट, इससे ज़्यादा कोई किसी से ले नहीं सकता, यानी शोषण नहीं हो सकता किसी का। फिर आता है सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स। क्या किया गया, सबकी जितनी ज़मीन जगह जगह बिखरी हुई थी, छोटी छोटी टुकड़े थे लोगों के पास, उन सबको क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करके उन छोटे छोटे टुकड़ों को, और फिर उनको एक जगह पर बड़ी जो भूमि का टुकड़ा है वो अवेलेबल करवाया गया। तो उससे क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले सीलिंग की गई, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया लैंड्स का। फिर आता है नेचर ऑफ सॉइल। अब इसमें क्या गया, टेक्निकल चीज़ आ गई यहाँ पर नेचर ऑफ सॉइल में, कि जो मिट्टी है वो किस नेचर की है, उसके अंदर कौन सा जो है प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कौन सी फसल की खेती ज़्यादा बेटर रहेगी, ये आप अपनी मिट्टी को चेक करवा के पता कर सकते हैं। ये आप सब जानते हैं कि आजकल ये सिस्टम चला हुआ है कि मिट्टी को आप चेक करवाओ और पता करो कि कौन सी फसल उसके अंदर ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो यानी नेचर ऑफ सॉइल भी इसमें शामिल है। अब सेकंड जो थी वो थी आपकी टेक्नोलॉजी चेंजेस, यानी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स। अब उसमें क्या आता है, जैसे HYV सीड्स हो गए, आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो गया। अब जैसे आपने देखा कि पहले हल जोता जाता था, हल से जो काम होता था, फिर उसकी जगह क्या बन गया, ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर ने, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ट्रैक्टर ने उसकी जगह ले ली, मतलब ट्रैक्टर से काम करने लग गए। जो आपके गेहूँ निकालने की मशीनें आ गई, गेहूँ को साफ़ करने की मशीनें आ गई, धीरे धीरे मतलब इम्प्रूव होता गया। ये था आपका फोर्थ जो हमारी सक्सेस थी। फिफ्थ आता है ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि आपकी इंडस्ट्री की 2 चीज़ें, एक तो ग्रोथ होना
और एक डिवर्सिफिकेशन। ग्रोथ का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि एक है फिर 1 से 2 बना दिया, 2 से 4 बना दिए, तो वो क्या है, ग्रोथ होना। डिवर्सिफिकेशन अलग पॉइंट होता है। डिवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसके डिफरेंट टाइप्स बना देना। जैसे डिफरेंट टाइप्स कैसे, जैसे एक ही चीज़ के है स्पेयर पार्ट्स अलग बन रहे हैं, उसका इंजन कहीं और बन रहा है, उसकी जो है फुल बॉडी कहीं और तैयार है, फिर उन सबको इकट्ठा कहीं और किया जा रहा है, तो उसके टाइप्स बना दिए गए। इस तरह से उसको बढ़ावा देना कि उसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ भी करना और डिवर्सिफिकेशन भी करना। तो इसमें क्या था, ये 7% पर एनम जो है इसकी जो है हुई थी, मतलब स्टार्टिंग हुई थी। अब क्या इसमें एक पॉइंट और था कि ये जो आपकी ये इंडस्ट्री की बात चल रही है कि इंडिया नाउ 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कि आज के समय में वर्ल्ड में इंडिया जो है आपका लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। 10th नंबर पे इंडिया आता है उसमें पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री के मामले में वो काम कर रहा है, इकोनॉमिक इंडस्ट्री उसमें, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इकोनॉमिक्स और सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे इम्प्रूव हुआ। उसमें सबसे पहले तो आईटी है, आईटी को इम्प्रूव कर दिया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या था, अच्छा स्टूडेंट्स, हमें सबको पता है कि इंडिया जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो फॉरेनर है वो यहाँ इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब यहाँ आईटी के मामले में इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा खुश है। उनको क्या रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर उनको वर्कर ना ईजीली कम रेट पर मिल जाते हैं, यानी सस्ते वर्कर्स मिल जाते हैं, तो वहाँ यहाँ पर वो काम करना ज़्यादा सूटेबल समझते हैं अपने लिए। फिर दूसरा आता है रेलवे सेक्टर भी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार जो है इंडिया में रेलवे सेक्टर में मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा रेलवेज़ में है। रेलवे जो स्टार्टिंग है वो तो इसलिए थी कि ब्रिटिश सरकार तक जो है इंडिया का रॉ मटेरियल पहुँचा दिया जाए, वहाँ से यहाँ तक लाया जाए। बट क्या है, अब जो रेलवे है वो हमारे बहुत काम आ रही है और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है इसकी वजह से। फिर है पावर जनरेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। 1950 में जो है 2300 मेगावाट था, जबकि 2017 में 3,30,861 मेगावाट हो गया। यानी सोचो, कंपैरिजन करो, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना जो है डिफरेंस आ गया। यहाँ पर 3 लाख में जो है ये चीज़ आ गई, तो ये बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद आता है डेथ रेट जो है उस समय क्या होती थी, 1951 में 27% थी पर 1000, यानी 1000 पर 27 लोगों की मौत, यानी कि ये डेथ रेट थी। लेकिन आज क्या है, बहुत कम हुई है, 6.4% हो गई। रीज़न क्या है इसका, यहाँ पर 27% है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि अब जो है हमें मेडिकल जो है फैसिलिटी ज़्यादा मिल गई है। मेडिकल फैसिलिटी मिलने की वजह से क्या हुआ, लोगों की डेथ रेट में कमी आई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक व्यक्ति कितनी उम्र तक जीता है। तो 1951 की बात करें तो 32 ईयर्स, यानी कि सिर्फ 32 साल तक की उम्र होती थी लोगों की, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो उनकी लाइफ जो थी वो सिर्फ 32 ईयर्स की होती थी। तो आज जो है वो कितनी है, 68 ईयर्स तक की है। फिर इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो 12th 5 ईयर प्लान में जो था वो टारगेट था 50 मिलियंस का। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो कितनी, 12th में 50 मिलियंस की थी। तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट तो आज भी हमारे देश में इस मुद्दे पे काम चल रहा है कि अभी भी की बढ़ाने की कोशिश रहती है। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड जो है पहले जो था सिर्फ किस पे होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ होता था। लेकिन आज जो है हम जो है वर्ल्ड के बहुत सारे देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जिसमें हमारे डाटा भी दिए हुए हैं कि जो है आपके 792 करोड़ जो है 48-49 में था, जो कि आज 2016 और 17 की जब हम बात करें तो 40,31,719, जो बहुत बड़ा जो चेंज है हमारी इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है फेलियर ऑफ प्लानिंग की। लास्ट अब वो अचीवमेंट्स हमारी हो गई है कि फेलियर ऑफ प्लानिंग क्या क्या थी।
यानी प्लानिंग की फेलियर क्या थी, उसकी अगर हम बात करें तो क्या है उसमें आता है आपका फर्स्ट आता है ऑब्जेक्ट पुअर्टी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर अनकंट्रोलेबल, कि सबसे ज़्यादा जो फेलियर है वो ये है कि पुअर्टी को अनकंट्रोलेबल रखा गया। यहाँ जो पुअर्टी है वो अभी भी ऐसे की ऐसे बनी हुई है। तो जो बात करें कि उस समय हमारी 21.9% जो है BPL थे और जो है अभी 50% पुअर आर लिव्ड इन इंडिया, कि अभी भी अगर बात करें तो कम से कम 50% स्टूडेंट्स जो है इंडिया में रहते हैं। एंड फिर है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमें आज भी पता है कि चल रहा है कि हमारा जो कीमतें हैं वो मतलब कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं, तो इन्फ्लेशन हाई रेट पे है। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो भी बढ़ती जा रही है। फर्स्ट प्लान में जो 53 लाख थी एंड 11th में 4 करोड़ तक हो गई है, यानी कि जो मतलब आपका बेरोजगारी की समस्या है वो अभी तक कंटिन्यू है। फिर आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है, हम नहीं कहते कि नहीं है लेकिन इनएडिक्वेट है, मतलब वो का अभी इतना जो है हमारे लिए कैपेबल मतलब काम नहीं कर पा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर आता है लास्ट पॉइंट इसमें स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, की इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी की बात अगर हम यहाँ करें तो वो बिल्कुल ही नहीं है। हमें भी पता है कि आज भी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब, यानी अनइक्वलिटी जो है वो आज भी कंटिन्यू बनी हुई है। तो ये कुछ फेलियर्स थी हमारी। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।